बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर पर हम बात कर रहे थे। हमारा आज का टॉपिक जिस पर हमने डिस्कशन करनी है और जिसको हमने सुनना है, समझना है, वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल के साथ कॉन्सेप्टिवली, न्यूमेरिकली, ग्राफिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमारी फोर्स थी कांस्टेंट, बट आज के टॉपिक में हमने अगेन एक मर्तबा फिर अंडरस्टैंड करना है वर्क डन को, वर्क को, बट यहाँ हमारी जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स। आज के टास्क में जो हमारा पहला की पॉइंट होगा जिस पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंड करना है, दैट वेरिएबल फोर्स। मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में वजाहत की थी फोर्सेस दो तरह की, एक फोर्स कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स वेरिएबल फोर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने कांस्टेंट फोर्स की एग्जाम्पल के साथ वजाहत की। सो बहरहाल आज के टॉपिक की डिमांड के मुताबिक हमने पहला वर्ड फोकस जनाब वेरिएबल फोर्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट, वेरिएबल फोर्स को जानना है, डेफिनेशन पर ज़रा गौर करें, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स। वेरिएबल फोर्स, द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क डन, कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। ट्रांसलेट करता हूं मैं, द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ऐसी फोर्स जो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ना हो, ऐसी फोर्स जो कांस्टेंट ना हो, ऐसी फोर्स जो बदलती रहे, इनिशियल वैल्यू कुछ और हो, फाइनल वैल्यू कुछ और हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क डन, यानी आप लगातार वन बाय वन हर डिफरेंट इंटरवल पर आप लगातार वर्क डन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो बॉडी पर एक्ट होने वाली फोर्स है वो बेटा क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। मतलब कि ऐसी फोर्स जो कांस्टेंट ना हो, जिसकी वैल्यू लम्हा बदलती रहे, ऐसी फोर्स को हम नाम देंगे वेरिएबल फोर्स। अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपको देंगे आपकी डेली लाइफ के अंदर, कुछ ऐसी एग्जाम्पल जिससे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये वेरिएबल फोर्स क्या है। जी बेटा, तो टॉपिक में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जी मैंने इसलिए आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैं दे रहा हूँ वो है मोशन ऑफ रॉकेट। चैप्टर नंबर 3 में आपने रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में जाना। रॉकेट एग्जाम्पल नंबर 1 किसके लिए, वेरिएबल। तो बेटा वेरिएबल फोर्स की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, दोबारा ज़रा रिपीट कर रहा हूँ मैं, द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ऐसी फोर्स जो कभी भी कांस्टेंट ना हो, इंटरवल, मुख्तलिफ इंटरवल पर जैसे जैसे वर्क डन आप करते जाएं फोर्स लगातार बदलती रहे, ऐसी फोर्स को क्या कहेंगे, वेरिएबल फोर्स। एग्जाम्पल नंबर 1 जी, फोकस जी, रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। मोशन ऑफ द रॉकेट, रॉकेट मूव करता है अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये सपोज करें ये एक रॉकेट है और ये रॉकेट मूव कर रहा है अवे, ऊपर की जानिब मूव करता है अवे, आगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के खिलाफ। आप जानते हैं हर वो बॉडी जो हवा से भारी है उस पर एक्ट करती है ग्रेविटी, और ग्रेविटी चाहती है कि रॉकेट मूव करे डाउनवर्ड। रॉकेट मूव्स अवे, अवे फ्रॉम अर्थ। जी, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा, सुना, समझा। जी बेटा, यहाँ अगर मैं सपोज यहाँ एक रॉकेट अगर मैं बना दूँ जी, अब ये रॉकेट मूव कर रहा है अपवर्ड, रॉकेट मूव कर रहा है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है इसका RD, और इस पर जो अमल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट, एंटी पैरेलल। आपको मैंने स्पेशल केस की वजाहत की थी कि वर्क के अंदर स्पेशल केसेस हैं, आप देख सकते हैं F और D दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, एंटी पैरेलल। जब भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, हाँ जी, यहाँ मैंने लिखा है वर्क इज डन
अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इस केस में वर्क होगा लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इटसेल्फ एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ एक वेक्टर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। जी, रॉकेट के केस में जनाब रॉकेट वर्क करता है ग्रेविटी के खिलाफ। जी, पहले कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जिससे आप फर्दर समझ पाएंगे वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट को। जी बेटा, 9th क्लास में आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ किया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल G स्मॉल m कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें अगर आप गौर करें जी, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल m रॉकेट का मैस आप ले सकते हैं, कैपिटल M अर्थ का मैस, G ये तीनों कांस्टेंट, इन तीनों की जगह मैं कांस्टेंट पुट करता हूं यहाँ, फोकस जी। F इक्वल कांस्टेंट ओवर आर स्क्वायर, इक्वलिटी और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये रिलेशन जिसे हम क्या नाम देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में F और साथ एक सबस्क्रिप्ट G लिखता हूँ, यानी कि Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये है जनाब आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी जब भी कोई रॉकेट मूव करेगा अवे फ्रॉम द अर्थ, रॉकेट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की जानिब चलता जाएगा, रॉकेट किस लॉ को, जी फोकस माय डियर, किस लॉ को ओबे करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स Fg और डिस्टेंस r स्क्वायर के साथ एक दूसरे के इनवर्सली हैं। आप जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, एक में इजाफा दूसरे में कमी। अब यहाँ माय डियर ज़रा फोकस करें आप, ये कि ये एक रॉकेट आपके सामने है जी, ये अब ये रॉकेट मूव करता है अपवर्ड ऊपर की जानिब, मैं एक सर्टेन पोजीशन, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये समझिए कि ये मेरा हाथ एक ग्राउंड है, मैंने यहाँ से रॉकेट को मूव करना शुरू किया, स्टार्ट किया। अब ये रॉकेट इस अर्थ इस इनिशियल रेफरेंस पॉइंट से मूव करता है अपवर्ड ऊपर की जानिब। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की जानिब जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ और इस रॉकेट के दरमियान डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ प्लेस, जैसे जैसे डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इनवर्स हैं तो लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी। दोबारा गौर करें, जैसे जैसे रॉकेट मूव करता है अवे फ्रॉम द अर्थ, लगातार रॉकेट ऊपर की जानिब चलता जा रहा है, डिस्टेंस ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस के बढ़ने पर लगातार फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि अगर आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल कि पहले फोर्स हो गई, फोर्स पहले थी आपके पास 100, फिर कितनी हो गई 90, 80, 70, 60। आप देख सकते हैं जैसे जैसे रॉकेट मूव करता है अपवर्ड ऊपर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, फोर्स लगातार कम हो रही है। तो लगातार आप देख सकते हैं 100, 90, 80, 70, 60 लगातार वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो फोर्स जब लगातार बदलेगी तो ऐसी फोर्स को माय डियर हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल फोर्स। तो हमारे क्योंकि टॉपिक की डिमांड थी, हमने जो पहला वर्ड एक्सप्लेन करना था वो क्या था, ताकि आप इजीली समझ पाएं कि वेरिएबल फोर्सेस क्या हैं। तो हमारी डेली लाइफ में पहली एग्जांपल मोशन ऑफ द रॉकेट, ये बेस्ट एग्जांपल है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएं किस वर्ड को, वेरिएबल फोर्स। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 पर आता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 2, आपने 10th क्लास में पहला टॉपिक SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने सुना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास जी, पहले यहाँ फोकस करें इस सेंटेंस पर, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। आपके पास एक हेलिकल स्प्रिंग था जी, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड सिरा आपने दीवार के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ एक मैस M अटैच किया आपने, एक मैस M अटैच, इसे आपने रखा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। आपने क्या किया जी, इस बॉडी मैस M पर आपने अप्लाई की एक्सटर्नल फोर्स।
आप इसे एक्सटर्नल फोर्स आपने इस पर अप्लाई की, आपने इसको खींचा, आपने इस पर फोर्स लगाई, स्प्रिंग इतना था इतना हो गया। जितनी एक्सटर्नल फोर्स आप ज़्यादा लगाएंगे उतना स्प्रिंग में एलोंगेशन, स्प्रिंग की लंबाई में क्या होगा, इजाफा भी ज़्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या करते हैं जनाब, आप एक्सटर्नल फोर्स ख़त्म कर दें, आपने फोर्स लगाया, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन एलोंगेशन पैदा हुई, एक्सटर्नल फोर्स ख़त्म कर दें, फ्री छोड़ दें। जैसे आप इसे फ्री करेंगे आप देखेंगे कि ये बॉडी टू एंड फ्रो मूव करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा। अब बगैर फोर्स के ये बॉडी कैसे मूव कर सकता है, इसका मतलब है कि कोई तो ऐसी फोर्स है जो इसे मूव करा रही है, दैट कॉल्ड योर रेस्टोरिंग फोर्स Fr। और रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ गौर करें, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग पर अमल करने वाली फोर्स इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच्ड, अमाउंट ऑफ स्ट्रेच का मतलब है एक्सटेंशन, स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा। जितनी आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, फोर्स इंक्रीज करेंगे, उतना स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा भी ज़्यादा। आपने एक्सटर्नल फोर्स ख़त्म कर दी। अगर आप इस रिलेशन पर गौर करें तो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ मज़ीद वजाहत करता है। हुक्स लॉ के मुताबिक Fr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Fr क्या चीज़ है, रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली है -x डिस्प्लेसमेंट के। अगर आप यहाँ R नहीं लगाएंगे तो फिर माइनस का साइन भी शो नहीं करेंगे, फिर F होगा अप्लाइड फोर्स। यहाँ क्योंकि Fr एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, these two forces are equal in magnitude but opposite in direction। अगर हम इस रिलेशन पर गौर करें तो जनाब ये बॉडी टू एंड फ्रो मूव करता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये SHM परफॉर्म कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसका डिस्प्लेसमेंट लगातार कम हो रहा है। मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट, जब x लगातार कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट और रेस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली हैं। तो लगातार जब ये बॉडी ये मैस m टू एंड फ्रो करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका डिस्प्लेसमेंट कम, यानी कि इस पर अमल करने वाली रेस्टोरिंग फोर्स भी बेटा कम। जब रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हर लम्हा कम होगी, हर लम्हा वैल्यू बदलेगी, तो इसका मतलब है हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं, दैट फोर्स क्या, वेरिएबल फोर्स। तो टॉपिक में स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया वेरिएबल फोर्स क्या है इन दो एग्जाम्पल से। तो बेटा आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फोकस करें आप जनाब, वेरिएबल फोर्स क्या है। दोबारा एक शॉर्ट रिव्यू आपको देता हूँ। द फोर्स, ऐसी फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क डन। ऐसी फोर्स जो कांस्टेंट ना रहे, हर लम्हा वर्क में इंटरवल टू इंटरवल, लम्हा ब लम्हा आपकी ये वैल्यू बदलती रहे, ऐसी फोर्स को बेटा नाम देंगे वेरिएबल फोर्स। एग्जाम्पल नंबर 1, रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। आपको वजाहत किया, बताया, ये मैथमेटिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, इस इन्वर्स के लॉ से ये बात प्रूफ की कि जैसे जैसे रॉकेट मूव करेगा अपवर्ड, ऊपर चलता जाएगा, डिस्टेंस r, अर्थ ज़मीन से ख़ास रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स लगातार कम होती जाएगी, वेरिएबल फोर्स। दूसरा आपको हुक्स लॉ की बदौलत Fr किसका सिंबल, रेस्टोरिंग फोर्स, x है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, x सिंबल है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे x में कमी, रेस्टोरिंग फोर्स में भी कमी। ये दोनों एग्जाम्पल्स वजाहत कर रही हैं किसके बारे में बेटा, वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल फोर्स के बाद जनाब अब टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट की जानिब आएंगे। हमारे आज के टॉपिक में हमने सीखना है, समझना है वर्क डन को, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो जनाब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, लास्ट लेक्चर में हमारे पास फोर्स क्या थी, कांस्टेंट। अब हमारे पास फोर्स क्या है, वेरिएबल। तो अब इस टॉपिक में हमारे जो पहला स्टेप होगा, अब मैं आपको वजाहत करना सिखाऊंगा कि किस तरह हम वेरिएबल फोर्स को, की पॉइंट, वेरिएबल फोर्स को किस तरह हम कांस्टेंट करेंगे और फिर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जनाब यहाँ इस डायग्राम पर तवज्जो करें आप। फर्ज करें कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल
जिसका इनिशियल पॉइंट A और इसका फाइनल पॉइंट B, एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, A इस पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट और B इस पार्टिकल का फाइनल पॉइंट। ये बॉडी जब A से B की जानिब आएगा तो इस पर अमल करने वाली जो फोर्स है बेटा वो क्या है, वेरिएबल फोर्स है। अगर इस पर फोर्स कांस्टेंट होती तो फिर ये जो पाथ है या ग्राफ वो बनता हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, लेकिन आप देख सकते हैं ये पाथ, ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल का पाथ आपके सामने है, A से B, इस पर अमल करने वाली फोर्स है वेरिएबल। कंसीडर अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B XY प्लेन बाय अप्लाइंग अ वेरिएबल फोर्स। कि बॉडी A से कहाँ गया, B तक, A से B तक XY प्लेन में अमल करने वाली फोर्स है बेटा वेरिएबल, लेकिन हमें वर्क के लिए फोर्स का क्या होना लाजमी है, कांस्टेंट। तो अब हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि किस तरह वेरिएबल फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स बनाएंगे। तो बेटा आसान सा एक पॉइंट हमेशा याद रखें, जब भी वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दें पूरे इंटरवल को, पूरे पाथ को लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे पार्ट्स हिस्सों में आप तकसीम कर दें। आपकी चॉइस है 10, 100, 1000 या फिर आप n इंटरवल्स में आप अपने पाथ को, जी जनाब यहाँ डायग्राम पर अगर आप फोकस करें, A हमारा इनिशियल पॉइंट, B हमारा फाइनल, तो मैंने क्या किया, A से B इस पूरे पाथ को डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं स्मॉल सेगमेंट में, छोटे छोटे इंटरवल में पाथ हिस्सों को। जी आप क्या करें, वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाना है तो बेटा क्या किया आपने, द पाथ हैज बीन डिवाइडेड। आप पूरे इंटरवल को, पूरे पाथ को आप क्या करें, डिवाइड कर दें। किसमें डिवाइड करेंगे आप, इनटू n शॉर्ट इंटरवल, इनटू n शॉर्ट इंटरवल। आप पूरे पाथ को क्या कर दें, पूरे पाथ को आपने डिवाइड कर दिया। कहाँ डिवाइड करना है, n शॉर्ट इंटरवल में, छोटे छोटे स्टेप्स में, डिस्प्लेसमेंट डेल d1, डेल d2, डेल d3। और जी ये देख सकते हैं ये पहला सेगमेंट पार्ट हिस्सा आपके सामने है। जी ये पहला सेगमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट है डेल d1 यहाँ तक, और इस पहले सेगमेंट पर अमल करने वाली जो फोर्स है वो है F1। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल है θ1। ठीक है जी, हर इंटरवल, दूसरा सेगमेंट इस पर गौर करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट है आपके सामने, देख सकते हैं डेल d2, और इस पर अमल करने वाली फोर्स F2। तीसरा डिस्प्लेसमेंट है डेल d3 और इस पर अमल करने वाली फोर्स F3। चलते जाएं, लार्ज नंबर ऑफ, कितने इंटरवल्स आपने किए हैं, n। लास्ट आखिरी पार्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल dn, और इस पर अमल करने वाली फोर्स क्या है, Fn। तो दोबारा हमें याद रखें, दोबारा रिपीट करता हूं जनाब, कि जब भी वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स में आपने तब्दील करना होगा तो आप क्या करेंगे, पूरे इंटरवल को डिवाइड करेंगे लार्ज नंबर ऑफ n स्मॉल सेगमेंट्स। हर पार्ट का डिस्प्लेसमेंट डेल d1, डेल d2, डेल d3, डेल्टा dn, n पार्ट्स। ठीक है जी, और हर पार्ट पर इंडिविजुअली फोर्स F1, F2, F3, Fn। जी यहाँ गौर करें, ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल, जी फोकस करें जनाब, ड्यूरिंग, आपने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया, ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल, हर एक छोटे से इंटरवल के अंदर द फोर्स इज सपोज्ड टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। हर एक, जब आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दोगे, जैसे अब पहला सेगमेंट जिसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा d1 था, इस छोटे से हिस्से पर अमल करने वाली फोर्स बेटा F1, दूसरे पर फोर्स F2, F3, तो हर सेगमेंट, हर इंटरवल पर अमल करने वाली फोर्स क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। हमारा टास्क पूरा हुआ, क्योंकि वर्क के लिए फोर्स का क्या होना बेहतर लाजिम, कांस्टेंट, जबकि हमारे टॉपिक की डिमांड में फोर्स थी वेरिएबल। तो आपको सिखाया, तरीक़ाकार बताया कि वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट कैसे करते हैं। जी
अब हर एक सेगमेंट इंटरवल पर अमल करने वाली बेटा फोर्स हो गई अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट हो गई। अब क्या करना है, वर्क हासिल करना है। तो वर्क 1 बाय 1 अब क्या मेथड है जी, 1 बाय 1 दो तरीके हैं, एक मैथमेटिकल है और एक ग्राफिकल है जी। मैथमेटिकली आप क्या करेंगे, हर एक इंटरवल का, हर एक, जैसे कि ये पहला इंटरवल है 1 बाय 1, हर एक इंटरवल का इंडिविजुअली तौर पर आपने वर्क कैलकुलेट करना है। पहले इंटरवल पर अगर आप गौर करें, फोर्स F1, डिस्प्लेसमेंट डेल D1, एंगल θ1 जी जनाब। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये डॉट प्रोडक्ट, वर्क क्या था, डॉट प्रोडक्ट था F और D के दरमियान। उसी आइडिया को सामने रखते हुए वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल, पहले इंटरवल का आपने वर्क लिया डेल W1। पहले इंटरवल में फिगर में क्लियर है, पहले इंटरवल में फोर्स क्या है F1, डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल D1 जी। अब डॉट प्रोडक्ट है तो चैप्टर 2 आपको याद होगा, डॉट हमेशा कॉस की फैमिली से है, क्रॉस होता तो फिर साइन थीटा होता। तो F डॉट डेल्टा D1, तो ये हो गया F1 cos θ1 डेल D1। ये आपके सामने फॉर्मूला था बुनियादी वर्क का, F डॉट D, FD cos θ, क्योंकि पहला इंटरवल था तो फोर्स F1, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 θ1। सिमिलरली इसी को देखते हुए जनाब अब आप लिखेंगे वर्क डन फॉर सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल का वर्क, और वो है डेल्टा W2। क्या हुआ ये जी, इसी को सामने देखते हुए इसी के मुताबिक पहले पार्ट के लिए W1, दूसरे पार्ट के लिए अब W2, तो क्या हुआ F1 की जगह F2 cos θ2, फिर आगे डेल D2। ये आपने कैलकुलेट किया वर्क सेकेंड, इस सेकेंड इंटरवल का। इसके बाद आप वर्क सिमिलरली वर्क निकालें थर्ड इंटरवल का, फिर फोर्थ का, सो ऑन चलते जाएं। जी बेटा सिमिलरली अब इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे वर्क डन फॉर थर्ड इंटरवल। अब थर्ड इंटरवल के लिए डेल्टा W3, क्योंकि थर्ड इंटरवल फिगर के मुताबिक F3 cos θ3 डेल D3 जी। सोन चलते जाएं सिमिलरली जी। वर्क डन फॉर n इंटरवल्स, तो डेल्टा WN FN cos θN डेल DN। हर इंडिविजुअली अब आपने देखा हर पार्ट का जी अलग अलग आपने वर्क हासिल किया। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या किया जनाब, वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट किया। कैसे किया आपने, पूरे पाथ को आपने डिवाइड किया स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स में। वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट करने के बाद फिर आपने इंडिविजुअली हर पार्ट का, हर इंटरवल का अलग अलग से वर्क कैलकुलेट किया। हमें तो चाहिए टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, A से B तक जी। 10 टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वर्क्स जी। टोटल वर्क डन इक्वल है सम ऑफ ऑल द वर्क डन जी बेटा। टोटल वर्क हमें चाहिए जो कि इक्वल है किसके इक्वल, डेल D1 डेल D2 डेल W3। टोटल वर्क W1 W2 W3 चलते जाएं WN, तमाम की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें। टोटल वर्क डन, पहले वर्क की जगह आप लिखेंगे F1 cos θ1
दूसरे पार्ट इंटरवल के वर्क की जगह F2 cos θ2 और यहाँ इस जगह आप डेल D1 भी साथ लिखेंगे और यहाँ डेल D2 भी। इसके बाद तीसरे पार्ट के लिए F3 cos θ3 डेल D3 चलते जाएं जी। लास्ट पार्ट के लिए Fn cos θn डेल Dn। अब क्या करें, इन तमाम को 1 से लेकर n तक, n इंटीजर अनडिफाइंड, तादाद कन्फर्म नहीं है, इस पूरी इक्वेशन को अब क्या करें आप समराइज करें, सिग्मा की शक्ल में लेकर आएँ। समराइज सिग्मा, सम यूनानी ज़बान का लफ्ज़ सिग्मा। इस सिग्मा के अंदर आप टर्म यूज़ करेंगे आई जर्नल टर्म, और आई आपको वजाहत करेगा कहाँ से कहाँ तक। पहला पार्ट 1 तो आई 1 से शुरू, आखिरी पार्ट n तो आई हो गया n, 1 से n तक। तो जनाब ये हो गया आपके पास f cos थीटा डेल d, इन सब के साथ टर्म आप इस्तेमाल करेंगे i जी। तो ये जर्नल फार्मूला आपने प्रूफ किया, मैथमेटिकली वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इसमें आई जर्नल टर्म, आई कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। अगर सपोज आई 1 है तो ये हो जाएगा F1 cos θ1 डेल D1। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास पहला इंटरवल आ गया, पहले इंटरवल का वर्क डन। इसी तरह अगर आप आई की कोई भी वैल्यू चूज़ करते हैं तो आप हर इंटरवल का इंडिविजुअली अलग अलग वर्क दोबारा से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये है टोटल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये मैथमेटिकली। इसी तरह बेटा आपको याद होगा, आपको वर्क कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी सिखाया और वो था ग्राफिकली, कि आप कैसे वर्क को कैलकुलेट कर पाएंगे ग्राफिकली। तो उसके लिए एक शॉर्ट सा रिव्यू आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में वजाहत की थी कि आपने एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ किन के दरमियान होना चाहिए, F और D के दरमियान। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आपने नोट करना है, बुक में पेज नंबर 79 पर मेंशन होगा। आपने एक पॉइंट यहाँ नोट करना है, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे F और D के दरमियान, ये ग्राफ उस वक्त बनाना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप बॉडी पर अमल कर रही है फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट F और D दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अगर आप बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की जानिब नहीं है, तो अब ग्राफ बनेगा किसके दरमियान, F cos थीटा और D के दरमियान। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे जी। अब आपने ग्राफ किसके दरमियान बनाना है, F cos थीटा और D। तो एक साइड पर आप जनाब D कर लें और एक तरफ आप F cos थीटा, और अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ यूँ आपका ये, और ये ग्राफ खुद वाजे कर रहा है कि जनाब फोर्स वेरिएबल है। अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता। तो पहला सवाल दोबारा, ये ग्राफ F cos और D के दरमियान क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप अगला तरीका फिर वही है, ग्राफ आपका ये ग्राफ में ये रेड लाइन, इस तरह से आप ग्राफ है, ये ग्राफ आपकी बता रहा है कि फोर्स वेरिएबल है। बाकी तरीका आपको बताया वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाने का। आप पूरे इंटरवल को क्या कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स हिस्सों में आप इसे डिवाइड करते जाएं इसी तरह से जी। पहले पार्ट के लिए आप डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1, फिर डेल्टा D2, D3, D4 सो ऑन Dn इंडिविजुअली अलग अलग। फिर आपको ग्राफिकली वर्क कैलकुलेट करना सिखाया था बेटा, टाइम शॉर्ट। तो लेक्चर को मैं समराइज़ करता हूँ जी। अब क्या करना है जी, ये आपके सामने 1 बाय 1 हर इंटरवल का अलग अलग आप वर्क ले लें। पहले आप इसे गौर करें तो ये शेप क्या है, ये रेक्टेंगल आपके सामने। ग्राफिकली वर्क कैसे आप कैलकुलेट करते थे, एरिया मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन। तो आपके पास ये जो रेक्टेंगल सी है, इस रेक्टेंगल का आप वर्क लें,
सॉरी इस रेक्टेंगल का आपने क्या लेना है, एरिया। एरिया आपको वैल्यू देगा वर्क, तो हर एक पार्ट सेगमेंट का अलग अलग क्या लेंगे आप, एरिया। हर एक आपको क्या देगा, वर्क। तमाम को ऐड करेंगे तो ये भी एक तरीका, आप टोटल वर्क डन हासिल कर पाएंगे बाय वेरिएबल फोर्स। तो आज की डिस्कशन यहाँ कंप्लीट हुई। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले समझा, कोशिश की वेरिएबल फोर्सेस क्या हैं, फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल के साथ रॉकेट की मोशन, स्प्रिंग की मोशन से हमने वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट पर बात की, फिर हमने वेरिएबल फोर्स का प्रूफ किया मैथमेटिकली, किस तरह वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाते हैं वो स्टेप्स आपको बताए, ग्राफिकली मैथमेटिकली 1 बाय 1 आपको प्रूफ कराया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। थैंक यू।